नहीं सर। भाई ऐसे कैसे चलेगा? सर वो भूल गया था एकदम, अचानक ये लेक्चर है आज। अचानक से लेक्चर भूल गए हैं? अच्छा सर। सॉरी सर। ठीक है, तो देखते हैं भाई। हम लोगों ने नई यूनिट स्टार्ट कर दी थी, यूनिट नंबर 5। और आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे दिया ना प्रैक्टिकल के लिए, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो वो आप लोग करें, और बाय द डेडलाइन प्लीज सबमिट इट। सबमिट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। पुली सॉरी, बेल्ट ड्राइव पढ़ रहे थे। So in belt drives we have gone through the materials and constructions of flat belt, हमने पढ़ लिया था। ठीक है, now coming to materials of V belt। ठीक है ना? V belt, तो पहली चीज तो ये जो V belt कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें, इसमें तीन चीजों से बना होता है। ठीक है, तीन चीजों से बना होता है। पहला होता है कवर, दूसरा होता है लोड कैरिंग कॉर्ड, लोड कैरिंग कॉर्ड, एंड देन लास्ट वन इज द रीइंफोर्समेंट जो होता है आपका रबर। ठीक है, तो कवर, लोड कैरिंग एलिमेंट या लोड कैरिंग कॉर्ड, ठीक है ना, लंबी लंबी रस्सियां होती हैं, मेनली ये नायलॉन की या पॉलिएस्टर फैब्रिक की होती है, और यही मेन लोड आपका बियर करती हैं। ठीक है, और तीसरा होता है रबर। तो सर होंगे आपके चैम्बर में, नहीं है तो कॉल कर लीजिए। एंड देन हेयर कम्स दी रबर। ठीक है ना, तो रबर, ये पूरा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में रबर ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बेल्ट, वी बेल्ट, कई जगहों पे अगर आप कई मशीनों में आपने देखा होगा। पुल्ली में यूज होता है जो। हाँ हाँ, कहाँ पर? वो पुल्ली में जो लगता है। पुली में? हाँ नहीं, बेल्ट तो पुली के बगैर तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना। ठीक नहीं है, नहीं, वहाँ बट पर भी जो यूज होता है वो उसमें ही आएगा ना। वी हाँ बेल्ट। हाँ हाँ, वी बेल्ट वगैरह, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट। ठीक जी है, जी सर। तो ठीक, ओके। ठीक, तो मेन काम तो आपका इसका है। ठीक है, ये जो कवर मटेरियल होता है ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव कवरेज प्रोवाइड कराता है, डैमेज वैमेज नहीं होने देता, थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। बाकी रबर जो है ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज जो बहुत अच्छी होती है, वो ये जो री मटेरियल होता है, ये सॉरी, ये जो लोड कैरिंग एलिमेंट या कॉर्ड्स जो होते हैं, ये ज्यादातर जो होते हैं ना सेंट्रल एक्सिस के पास होते हैं, सेंट्रल एक्सिस के पास होते हैं। तो बेल्ट मुड़ती जो है ना, बेंड करती है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है ना, पुली के ऊपर जब बेल्ट ऐसे बेंड करती है, तो बहुत ज्यादा बेंडिंग इफेक्ट इन लोड कैरिंग एलिमेंट्स पर नहीं आता। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रल एक्सिस का क्या मतलब है, कि ये आपकी एक बीम है। ठीक है, बीम है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन इधर देखा जाए तो एक न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करते थे, तो ये मेनली कह लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास ही लाई करता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि ज्यादातर एलिमेंट्स जो लोड कैरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से बेंडिंग इफेक्ट जो है, ठीक है ना, बेंडिंग इफेक्ट्स जो है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम अगर याद होगा आपको तो कुछ ऐसा बनता है। तो टॉप पर और बॉटम पर सबसे ज्यादा होता है, और बीच पे सबसे कम होता है, जीरो होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि न्यूट्रल एक्सिस के आसपास होने की वजह से यहाँ पर जो बेंडिंग इफेक्ट या बेंडिंग स्ट्रेस है वो काफी कम रहता है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छी चीज है। ठीक, ओके। नाउ कमिंग टू, ये तो इनकी मटेरियल्स की बात हो गई। अब बेल्ट की बात करें तो बेल्ट हमने देखा था, स्टार्टिंग में देखा था, अगर आप, तो आप तीनों में तो क्लास की थी पहली क्लास, तो बेल्ट, टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव की हम लोग बात कर रहे थे। तो मेनली 5 टाइप की बेल्ट ड्राइव्स होती हैं, हमने डिस्कस किया था।
और हम थ्रू आउट आवर डिस्कशन वी विल बी कवरिंग ओनली दीज टू, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इन्हीं को कवर करेंगे, बाकी तीन को हम कवर नहीं करेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। बस उसके बारे में बता दिया गया, तो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स, अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि कितनी बेल्ट की लेंथ चाहिए होगी, ठीक है ना, कितनी बेल्ट की लेंथ चाहिए होगी, तो ये देखते हैं, ये बताने की कोशिश करने, अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये है आपका, आई होप स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल होगी। तो ये एक आपकी क्या है, ओपन बेल्ट ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव है। यहाँ पे ड्राइवर पुली है, यहाँ पे ड्रिवन पुली है, ठीक है, ड्राइवर पुली है और यहाँ पे ड्रिवन पुली है, ठीक। तो इन जनरल, इन रियलिटी असलियत में क्या होता है कि जो आपकी जो बेल्ट होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, थोड़ी सी स्लैक होती है, मतलब लचकी हुई होती है, ठीक है ना, लचक होती है, क्या ना, मतलब थोड़ा सा सैगिंग होती है, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं होती, ये वाला पार्ट पोर्शन जो है यहाँ पर एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका खुद का वेट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने देखा हो केबल वगैरह, जो तार दो खंभों के बीच में जो तार अगर लगा हुआ है, तो वो तार जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऐसा सैग कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ वो इसी वजह से होता है कि भाई सेल्फ वेट की वजह से होता है वो सब, ठीक है, तार का खुद का वेट उसको नीचे झुका देता है, ठीक है ना, ऐसे सैगिंग शेप आ जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर भी होता क्या है कि अपर साइड जो होती है, ठीक है, वो उसमें स्लैक आ जाता है या फिर सैगिंग आ जाती है ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि सैगिंग आएगी कैसे, ठीक है ना, सैगिंग जो आ तो रही है सेल्फ वेट की वजह से, लेकिन इसका हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारा ड्राइवर पुली है, मतलब यहाँ पर पावर आ रही है, इससे पावर इसको ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। ऑरेंज वाली पुली से हमको, मतलब ऑरेंज वाली पुली हमारी ड्राइवर पुली है, ठीक है ना, और इससे हमें पावर जो है यहाँ पर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो जब ये ड्राइवर पुली रोटेट करना शुरू करेगी तो क्या होगा, ये इस बेल्ट को, यहाँ पे जो बेल्ट का पोर्शन है इसको खींचेगी, ठीक है ना, तो इस पे टेंसाइल फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, तो ये जो होगा खींचेगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो होगा खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्शन होगा बेल्ट का, इसको आगे धकेलेगी, इसको आगे धकेलेगी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर खींच रहा है, ठीक है ना, तो खींचने की वजह से टेंशन यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर टेंशन बढ़ेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है टाइट रहेगा, ठीक है ना, तो इसको हम टाइट साइड कहते हैं। और यहाँ पर ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है ना, पुश कर रहा है, तो यहाँ पर पुश कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है पुश मतलब कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लैकिंग होगी, स्लैक आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ टेंशन कम होगा और इसकी वजह से क्या होगा, स्लैकिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन ज्यादा होगा, यहाँ पर टेंशन कम होगा, तो यहाँ जहाँ टेंशन ज्यादा होगा वहां पर स्लैकिंग नहीं होगी, उसको हम टाइट साइड कहेंगे, और जहां पर टेंशन कम होगा उसे हम स्लैक साइड कहेंगे, स्लैक साइड, ठीक है, सैगिंग होगी, ठीक। तो इन रियलिटी तो ये मामलात रहेंगे भाई, असलियत में तो ये मामलात रहते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी एनालिसिस में हम क्या मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं भाई, कि ये एकदम स्ट्रेट है, देयर इज नो सैगिंग ऑन ईदर साइड, जैसे कि इस डायग्राम में बना हुआ है, इस डायग्राम में बना हुआ, ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, ठीक। अच्छा, इस डायग्राम की बात करें तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। अब सर अगर, हाँ बताइए। जी सर जी ये बताइए। यहाँ पर ड्राइवर पुली जब बेल्ट को खींचता है तो यहाँ हाँ नीचे टाइट साइड हो जाता है, हाँ, तो फिर ये ड्रीवन पुली भी खींचेगा ना सर? नहीं खींचेगा ना, नहीं ड्रिवन पुली खींचेगा। के पास पावर है ही नहीं ना, जी 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 मतलब सर। जब ये चलेगा तब जब ये स्टार्ट होगा, ठीक है, देखिए ड्राइवर पुली जो जिसके अंदर पावर है, जिससे इंजन या मोटर कनेक्टेड है, इसी से तो इंजन या मोटर कनेक्टेड है, जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो ये वाली पुली स्टार्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो ये बेल्ट को, ये नीचे वाला पोर्शन जो है
इसको खींचेगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जब इसको खींचेगी तो ये खींचा इसको, अब इसने इस बेल्ट को इधर खींचा, ठीक है, ठीक, तो अब क्या हुआ कि इस पे एक टेंशन फोर्स लगा, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ठीक है, तो इस ड्राइवर पुली ने इस बेल्ट को खींचा, तो बेल्ट में टेंशन आया कुछ, ठीक है ना, तो अब वो टेंशन इस बेल्ट पे, अगर इसको सेक्शन काट के देखें तो इस बेल्ट पे एक टेंशन टी लग रहा है। अब ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है, ये जिम्मेदार है इसको रोटेट कराने के, समझ रहे हैं, इसको रोटेट कराने के। जी सर। अरे बस, ठीक है, ठीक, तो ये इस तरीके से आपकी पावर ट्रांसमिट, ओके, जी जी सर। ठीक, ओके, सो ठीक है, तो अब आगे आप बात करते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, तो अब देखिए, जो हमारी ये बेल्ट ड्राइव है, ये फ्रिक्शन ड्राइव है, ठीक है ना, फ्रिक्शन ड्राइव, आइए, यार आप लोग गलत टाइम पे आ रहे हैं, वालेकुम सलाम। तो सॉरी एवरीवन फॉर द इंटरप्शन, ओके, दीज गाइज हैव ब्रोकन द फ्लो, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे आपको सबको मालूम है कि ये फ्रिक्शन ड्राइव है, फ्रिक्शन के बेसिस पे चल रहा है भाई, ठीक है ना, सारा काम फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस बात पर भी डिपेंड, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन सॉरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे भी डिपेंड करता है, एक और चीज पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा, और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो फायदेमंद है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो फायदेमंद है, ठीक है, तो अब होगा क्या, कौन है भाई, ओके, अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो म्यू पर डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ में ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये जो बेल्ट है, ठीक है ना, ये जो बेल्ट है ये कितना रैप कर रखा है, रैपिंग से मेरा मतलब है कि तीन कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा
ठीक है। तो ये क्या है, 180 डिग्री, ठीक है ना, टोटल 360 डिग्री होगा, ये पुली मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्लू कलर से मैं पुली शो कर रहा हूं, और आपका रेड कलर से मैं बेल्ट शो करूंगा कि बेल्ट जो है वो कितना रैप करेगी। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ठीक है, ये बेल्ट एक ऐसा रो रैप्ड है, ठीक है ना, मतलब 180 डिग्री से कम रैपिंग है, 180 डिग्री से कम रैपिंग है। एक ये 180 डिग्री रैपिंग है, ठीक है, एकदम ऐसे कितना रैपिंग है, ठीक है, ठीक, मतलब कितना लिपटा हुआ है। और एक मान लीजिए कि कुछ ऐसे रैप्ड, ऐसे रैप्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, 180 डिग्री से ज्यादा की रैपिंग है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारी रैपिंग की बात होगी कि कितना लिपटा हुआ है हमारा बेल्ट पुली के ऊपर, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये लिपटा हुआ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, मतलब पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि रैपिंग की वजह से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा तो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो बेल्ट है आपकी, ये जो बेल्ट है पुली के ऊपर रैप्ड है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर पुली का एग्जांपल देखते हैं। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करिए, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है, ये हमारी 180 डिग्री की लाइन है। तो ड्राइवर पुली जो है वो 180 डिग्री से कम रैप्ड है, मतलब ड्राइवर पुली पे बेल्ट जो है, बेल्ट की जो रैपिंग है वो 180 डिग्री से कम रैपिंग है, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां से ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये, ठीक, तो वो एंगल हमने मान लिया कि लेट से दैट एंगल इज बीटा, ठीक है। तो 180 माइनस 2 बीटा, इधर से भी बीटा की कम रैपिंग है और इधर से भी बीटा की कम रैपिंग है। तो ये जो अल्फा एस है, कितने की रैपिंग हुई हमारे ड्राइवर पुली पे कितने की रैपिंग हुई उसको हमने अल्फा एस से डिनोट किया, और ये कितना है भाई, 180 माइनस 2 बीटा, 180 माइनस 2 बीटा, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी, तो यहां पर जो हो रहा है मामला क्या है कि ड्राइवर पुली पे इसका उल्टा हो रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा पे रैपिंग है, ठीक है ना। ये तो 180 डिग्री की लाइन थी, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ये बीटा एंड बीटा, तो यहां पर जो एंगल ऑफ रैपिंग है वो है लेट से बी, अल्फा 180 बी, प्लस 2 बीटा। हाँ एग्जैक्टली, 180 प्लस 2 बीटा, 2 बीटा। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? हाँ, क्लियर? जी सर। अच्छा, तो देखिए, ना हमें बीटा के बारे में मालूम है, ना हमें अल्फा को, क्या नाम है, अल्फा एस, और ना अल्फा बी के बारे में, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हमें कितनी क्या नाम है, बेल्ट की लेंथ चाहिए, इसकी, किसके उससे आवाज आ रही है? चेक करें, हाँ, ठीक है, मौजम बन बोली, ठीक। तो हमें निकालना है कि कितनी बेल्ट की लेंथ चाहिए, हमें बेल्ट की लेंथ कितनी चाहिए, कि अगर एक सिस्टम दे रखा है कि जिसके बीच की डिस्टेंस जो है, दो पुलिस के बीच की डिस्टेंस जो है वो सी है, कैपिटल सी, सेंटर डिस्टेंस अगर कैपिटल सी है, और पुली, ड्राइवर पुली का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है, और ड्रिवन पुली का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ, कि कितनी लेंथ चाहिए बेल्ट की कितनी लेंथ चाहिए हमें इस सिस्टम के लिए,
ठीक है ना, इस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसी को निकालना है। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है भाई, पूरा का पूरा ज्योमेट्री, पूरा का पूरा ज्योमेट्री। ठीक है, पूरा का पूरा ज्योमेट्री। ठीक, अब ये ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालना है ये थोड़ा सा सोचना। अगर आप ज्योमेट्री में थोड़ा सा भी अच्छे हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि इसको अगर डिवाइड करना चाहें, इस पूरे बेल्ट की लेंथ को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा है भाई? पहला पार्ट कौन सा है? देखिए, पहला पार्ट तो ये है कि इस पुली पे कितना, ड्राइवर पुली पे कितनी रैपिंग है, ये तो वन हो गया। ठीक है, ये कितना होगा भाई? अगर ये एंगल पता है, ठीक है, अल्फा एस इंटू डायमीटर बाई टू, है ना, रेडियस ऑफ दिस पुली। ठीक है, अल्फा एस इंटू रेडियस ऑफ दिस पुली। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर दूसरा पार्ट ये है कि इस ड्राइवर पुली पे कितनी रैपिंग है, एंड इस ड्राइवर पुली पे कितनी रैपिंग है भाई? अल्फा बी इंटू रेडियस ऑफ दिस बिगर पुली और ड्राइवर पुली। ठीक है, आ रही बात समझ में? नाउ ये तो ए दो पार्ट हो गए। अब जो तीसरा पार्ट है वो ये है, ट्वाइस ऑफ दिस, एक लेंथ ये और एक लेंथ ये, और दोनों सेम ही होंगी भाई, दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? सर हाँ बताइए। अल्फा एस इंटू डी बाय टू लेंगे या फिर सिर्फ रेडियस? हाँ, डी बाई टू कर लीजिए, वो रेडियस तो वही होगा ना, रेडियस इज इक्वल टू जी जी सर। डी बाई टू, यही तो होगा। बात सही है, एकदम एग्जैक्टली सही है, एकदम सही है, वही चीज करनी है हमें, डी बाई टू या रेडियस। रेडियस को आप डायमीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, जी 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 सर। ठीक है। नाउ अब देखिए इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए एक पैरेलल, एक कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी लाइन है? इसको बी सी कह देते हैं, बी सी कह देते हैं। ठीक है, बी सी, इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि पास हो रही हो इस सेंटर से, इस सेंटर से। वो कितनी हो जाएगी भाई? ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन। ठीक, ओ जी। ओ जी। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी है? डी बाई टू। तो ये कितनी होगी भाई? डी बाई टू। ठीक है, यही तो होगी डिस्टेंस, यस है सर। ना? ठीक, तो अब देखिए ये कितना बचा, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? ये बची आपकी डी बाय, सॉरी इसको पेन में चेंज कर देता हूं। ये वाली जो डिस्टेंस बची, ये वाली, ये कितनी बची? डी माइनस डी बाई टू, यही तो बची, है ना? क्योंकि ये डी बाई टू था, कैपिटल डी बाई टू ये पूरा था। ठीक है, तो ये कितना है? डी बाई टू। तो ये कितना बचा? कैपिटल डी बाई टू माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई। ठीक है, और ये राइट एंगल है भाई, ये तो दिख ही रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ ही रहा है। ठीक है, और यहां से लेकर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है कितनी है भाई? सी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता है सी है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए और बताइए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। ये पता है हमें, मतलब परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। परपेंडिकुलर पता है, ये आप ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं कि ये बीटा, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा। बाय ज्योमेट्री यू कैन इजिली प्रूव दिस। ठीक है ना, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री लगा दें। जी बताएं, साइन करना है। एक मिनट थोड़ा सा वेट करें आप, आइए।
सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि ये चीज, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल O1G। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल वी नो अबाउट व्हाट, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाइपोटेनस हमारा C है और परपेंडिकुलर हमारा D माइनस D/2। ठीक है, तो साइन बीटा वी कैन राइट इट एज साइन बीटा इज इक्वल टू D माइनस D/2 अपॉन C। साइन बीटा इज इक्वल टू D माइनस D/2C। ठीक है, तो यहां से हमको बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक, यहां से हमको बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए ये वाली लेंथ। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी है, BC, और ये BC जो है वो किसके बराबर है, OG के, है ना, यही तो है। जी सर। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है भाई। कैसे, BC, ये यहां पर पाइथागोरस अगेन लगा दीजिए, क्या आपकी मर्जी है। कॉस C, ये क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, OG बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हमें जब साइन बीटा पता है, ठीक है, जब साइन बीटा पता है तो कॉस बीटा नहीं निकाल सकते। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा/2। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा/2, बीटा/2। ठीक है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा, ये भी बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो cos बीटा हमें पता है, cos बीटा यहां से निकल आएगा और हम OG निकाल लेंगे। ठीक है, OG निकाल लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो पहले हम इसको साइन बीटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने यही चीजें जो है स्टेप्स में दिखा रखी हैं। तो पहले हमने साइन बीटा निकाला, D माइनस D अपॉन 2C। ठीक है, तो अल्फा ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक अजम्पशन है, यहां पर एक अजम्पशन है। ठीक, ठीक, कि अगर आपकी वैल्यूज जो हैं, अगर एक तो ये तरीका है कि मतलब आप डायरेक्टली साइन इनवर्स करके निकालें, ठीक, बीटा की वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस थिंग। ठीक है, दिस थिंग, साइन इनवर्स दिस थिंग, इससे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि बीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी है। ठीक है, if it is very small then we can write it as beta is equal to या equivalent to sin beta, sin beta। ठीक है, is equivalent to tan beta। ठीक है, तो इस तरीके से पहले भी कई डेरिवेशन में हम लोग ये एजम्पशन ले चुके हैं, यहां पर भी हम आगे यही एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो अगर हम ये एजम्पशन लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू D माइनस D अपॉन 2C, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा/2 एंड 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हम यहां से वापस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू है, कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्या क्या चाहिए था, अल्फा लेंथ ऑफ द बेल्ट इज अल्फा एस इंटू D/2। ठीक है, प्लस
अल्फा बी इंटू कैपिटल डी बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ। तो 2 इंटू ये लेंथ कितनी है भाई, सी टाइम्स कॉस बीटा, सी टाइम्स कॉस बीटा, ठीक है, सी टाइम्स कॉस बीटा, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो हमारी आएगी, टोटल लेंथ जो आएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हमारी क्या आएगी भाई, L इज इक्वल टू पाई डी बाय, सॉरी इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू अल्फा एस इंटू अल्फा एस इंटू क्या, स्मॉल डी बाई टू प्लस अल्फा बी, सॉरी अल्फा बी इंटू व्हाट, कैपिटल डी बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ सी टाइम्स कॉस बीटा, ठीक है, यही तो होगा। तो अल्फा एस, ये जो एंगल है वो हमारा रेडियन में, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, 180 बाय पाई, हाँ, पाई बाय 180। पाई बाय 180, ठीक है ना, पाई बाय 180, ठीक है, ठीक। तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, ओके, ठीक, सॉरी, ठीक है। तो अल्फा एस और अल्फा बी की वैल्यू रख दें आप, जैसे यहाँ पर अल्फा एस और अल्फा बी की वैल्यू रख दें। तो अल्फा एस इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस व्हाट, टू बीटा, ठीक है, पाई माइनस टू बीटा, 180 माइनस टू बीटा था ना, तो पाई माइनस टू बीटा इंटू डी बाई टू प्लस अल्फा बी की वैल्यू रख दीजिए पाई प्लस टू बीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियन में ही रखना है, इंटू कैपिटल डी बाई टू प्लस टू सी कॉस बीटा, टू सी कॉस बीटा। तो पाई पाई को, पाई वाले टर्म्स अलग कर लेंगे, पाई वाले टर्म्स अलग, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये एल की वैल्यू मिलेगी पाई बाई टू डी प्लस डी, ठीक है, प्लस, प्लस नहीं माइनस, नहीं सॉरी, ठीक है, प्लस टू बीटा कैपिटल डी माइनस डी बाय टू, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस टू कॉस बीटा, टू कॉस बीटा, टू सी कॉस बीटा, टू सी कॉस बीटा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू रख दीजिए, कॉस बीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट बीटा एंड कॉस बीटा, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर हमने वही किया है कि बीटा की वैल्यू रख दी क्या, डी माइनस डी बाई टू, और कॉस बीटा की वैल्यू रख दी 1 - d - d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 8c², ठीक है। सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू एंड upon rearranging we will get the final result, L is equal to 2c plus pi d plus d by 2 plus d minus d का होल स्क्वायर अपॉन 4c, ठीक है। सो this is how this is what we get, and this is the important relationship, you always remember this relationship, इस रिलेशनशिप को आप याद रखें और note it down, note this down, note it down, remember this relationship, for this is for flat open belt drive, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप है, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ इसी तरीके से इसमें अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो इस रिलेशनशिप में तो बताएं भाई, कुछ पूछना हो इसमें, कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो।
सर यहाँ ऊपर साइड में ऊपर करो ना थोड़ा। एक मिनट, किधर? हाँ ये यहाँ पर कहाँ? cos बीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर, और हाँ फिर cos बीटा, cos के अंदर बीटा अपॉन 2, फिर वो हाँ इज इक्वल टू 1 - बीटा स्क्वायर अपॉन 2। वो ठीक कैसे है, होगा सर? इसको मैं बताता हूँ, रुकिए रुकिए, ठीक है बता रहा हूँ, एक मिनट वेट कर लें। जी बताएं। सर वो विवेक ने ना आपको रिपोर्ट भेजा है पिछले साल का, तो उतना जल्दी से चेक करके हमें बता दीजिए कि डायरी बनानी क्लास लीजिए, क्लास लेकर क्लास के बाद में देखता हूँ। है। सर अभी हम जा रहे हैं, तो उतना चेक कर सकते ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो, एक यहाँ दो रिलेशनशिप यूज हुई हैं, ठीक है। एक तो ये मान के चलें कि बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है, ये हमने अजम्पशन माना है, ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? तो जब बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा है, तो बीटा बाय 2 विल बी इज इक्वल टू व्हाट? साइन बीटा बाय 2। होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर यस सर। बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा हुआ तो बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन बीटा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? ये यस होगा, सर। है ना? ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज ये जो आपको यहां पर बात बतानी है वो ये है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन 2। थीटा, थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा, थीटा की जगह अगर हम बीटा बाय 2 लिख दें, ठीक है ना, तो यहां पर जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, क्या वो क्या किया है कि cos बीटा इज इक्वल, बीटा को हमने क्या लिख दिया है? बीटा को हमने लिख दिया 2 इंटू बीटा बाय 2, 2 इंटू बीटा बाय 2, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? यहाँ पे क्या किया? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये बात समझ में आ गई। बस क्या था? साइन बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन बीटा बाय 2, ठीक है ना? तो बीटा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही चीज की, ठीक है, हमने यहाँ पर वही चीज की है कि साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 को लिख दिया हमने बीटा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और ये 2 इधर था ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? बीटा स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2, ये ऐसे आया, ठीक है। यस आई बात सर। समझ में? ठीक है, अब बीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू डी माइनस 2 साइन, यहां से बीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2 सी, डी माइनस डी अपॉन 2 सी, ठीक, यस सर। क्लियर? ठीक है, बस हो गया, कॉस बीटा आ गया, साइन बीटा आ गया, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी यहाँ पर, एंड रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो ये आएगा, a length is equal to belt length is equal to 2c plus pi d plus d by 2 plus d minus d upon का होल स्क्वायर अपॉन 4c, अपॉन 4c। ये याद रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह। ओके। सर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर लिंक निकालना रहा तो सिर्फ ये इक्वेशन यूज करेंगे। हाँ, इससे आपका मेजॉरिटी प्रॉब्लम इससे आपको सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ठीक, ये डेरिवेशन भी पूछता है सर? डेरिवेशन पता होना चाहिए क्योंकि अभी तो आपका ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है तो उसमें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आगे के लिए मतलब एक बार एक एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक नहीं है। नहीं, मतलब कि ऑफलाइन हाउ इट, होता तो उसमें पूछता है ये। हाँ पूछ सकते हैं, यस, जी दे जी कैन सर। आस्क, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओपन बेल्ट के लिए हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप फॉर द क्या क्रॉस बेल्ट। तो क्रॉस, हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहा क्या? तनवीर अपना माइक ऑफ कर ले। हाँ ठीक। अब बात करते हैं क्रॉस बेल्ट की। तो क्रॉस बेल्ट में देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी क्रॉस बेल्ट में भी क्या होता है, एक ये जो यह ड्राइवर पुली पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नीचे जाता है ड्रिवन पुली पे, ठीक है ना, और ड्रिवन पुली पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है बेल्ट का वो जाता है नीचे ड्राइवर पुली पे, और ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। ड्राइवर पुली, ओ सॉरी, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट में एक फर्क होता है जो कि काफी बड़ा फर्क होता है। वो ये होता है कि ओपन बेल्ट की अगर बात करें, ओपन बेल्ट की बात करें तो ओपन बेल्ट में जिस डायरेक्शन में पुली रोटेट कर रही होती है, ड्राइवर पुली रोटेट कर रही होती है, उसी डायरेक्शन में हमारी ड्रिवन पुली भी रोटेट कर रही है। लेकिन क्रॉस बेल्ट में इसका अपोजिट होता है, जिस डायरेक्शन में हमारी ड्राइवर पुली रोटेट करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ड्रिवन पुली रोटेट करती है, ठीक है। एक तो ये फर्क हो गया, एक तो ये फर्क हो गया। दूसरी चीज ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रैप है, एंगल ऑफ रैप है, ठीक है, तो ओपन बेल्ट में तो यहाँ पर एंगल ऑफ रैप कम हो जा रहा था, एंगल ऑफ रैप कम हो जा रहा था, लेकिन मतलब ड्राइवर पुली में आपका एंगल ऑफ रैप कम हो जा रहा था और ड्रिवन पुली पे एंगल ऑफ रैप बढ़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केस में एंगल ऑफ रैप जो है वो बढ़ जा रहा है, एंगल ऑफ रैप बढ़ जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ रैप बढ़ जा रहा है, ठीक है, ज्यादा पावर ठीक, ट्रांसमिशन होगा। एग्जैक्टली ज्यादा पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो रिलेटिवली क्रॉस बेल्ट में ओपन बेल्ट के कंपैरिजन में पावर ट्रांसमिशन जो है वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एक नुकसान भी होगा, बताइए क्या? हाँ, बता सकते हैं? एक नुकसान ये होगा कि जब क्रॉस बेल्ट जो जहां इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो क्रॉस बेल्ट्स में क्या होता है कि ये जो जहां पे क्रॉस कर होता है ना, तो यहाँ पर ये आपस में रगड़ते हैं, दे रब अगेंस्ट ईच अदर, और जब रगड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये वियर करेंगे, और इससे क्या होगा, बेल्ट की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, बेल्ट की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, बेल्ट की लाइफ जो है वो कम, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? जी सर। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो हमें यस सर। देखना है, ओके वेरी गुड, ठीक है। ये ज्यादा अब ज्यादा यूज नहीं करते होगे ना फिर सर? नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं, ठीक है, इसको काफी ज्यादा बेल्ट इस्तेमाल बेल्ट तो करते हैं। फिर बेल्ट तो फिर बार बार चेंज करना पड़ता होगा। हाँ, इसमें असल में फिर थोड़े से अच्छे मटेरियल की क्वालिटी बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्वालिटी बेल्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग फिर इसमें। और इसको अभी आगे चल करके बताएंगे कि इसमें एक चीज लोग बहुत अच्छी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, एज अ फ्लैट को ओपन बेल्ट, ओपन ड्राइव की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्रीप की वजह से, क्रीप की वजह से क्या होता है कि बेल्ट की लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, बेल्ट की लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही बढ़ती है तो अगर उसे ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह इस्तेमाल करेंगे, ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह, तो क्या होगा कि वो सही से मतलब बड़ी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं लोग, उस बेल्ट को जिसमें क्रीप आ जाता है उसको क्रॉस ड्राइव की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे चल करके, ठीक, ओके। नाउ अब यहां पर भी भाई वही तीन चीजें आएंगी आपकी, ठीक है, तीन पोर्शंस में बेल्ट के रैप है, ठीक है, अल्फा एस, अल्फा अल्फा बी बी और सी।
और ये सी नहीं, ये वाली डिस्टेंस, ये और ये। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करते हैं कि अगेन इस बार भी हम वही काम करेंगे। एक पैरेलल लाइन जो है वो एफ जी के इसके बेल्ट के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, बेल्ट के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेल्ट के पैरेलल ड्रॉ किया और ये क्या है, ओ जी, फिर से ड्रॉ किया। लेकिन यहां पर अब की बार एक फर्क आएगा। वो फर्क क्या होगा कि अब जो ट्राइंगल बनेगा, अब जो ट्राइंगल बनेगा ओ ओ वन जी, ठीक है ना, ये होगा ओ ओ वन, सॉरी, ये जो ब्लू पार्ट से दिखा रहा हूं मैं, ब्लू पार्ट से। ठीक है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है ओ वन जी, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, इतना तो ये हो गया d/2, और ये कितना हो गया भाई, स्मॉल d/2। तो टोटल लेंथ हो जाएगी इस परपेंडिकुलर की d+d/2, d+d/2। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, d-d/2। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, d-d/2। ठीक है, और यहां पर अल्फा एस क्या हो जाएगा, पाई या 180 + 2 बीटा। और यहां पर आपका अल्फा बी भी सेम हो जाएगा, अल्फा बी = 1 पाई + 2 बीटा। ठीक है, ठीक। तो ये दो फर्क आएंगे। तो इन दो फर्क की वजह से हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बीटा इस ट्राइंगल में देखें ओ ओ वन जी में देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, d+d/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया भाई, सी। तो ये आ गया हमारे पास बीटा, साइन बीटा। ठीक है, बाकी सारे प्रोसीजर हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या, बीटा = साइन बीटा, क्योंकि हम एंगल छोटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, और कॉस बीटा = 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, सब कुछ वही, सॉरी, साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसीजर मान के चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 - 2 साइन 2 बीटा स्क्वायर बाय 4। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, बीटा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आप यहां से उठा करके रख देंगे। सारी चीजें सब कुछ करने के बाद फाइनल रिजल्ट में मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, एक बार आप खुद से करिएगा इसको देख करके। ठीक है, यू विल गेट दिस रिजल्ट, दिस फाइनल रिजल्ट। ठीक है, लेंथ, टोटल लेंथ = 2c + पाई d+d/2 प्लस d+d/2 d+d का होल स्क्वायर बाय 4c। तो दोनों रिलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पर प्लस है, वहां पर माइनस है, एक बस माइनस का साइन का डिफरेंस, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। और ये याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि प्लस का मतलब बढ़ा हुआ, तो क्रॉस बेल्ट में आपकी जो बेल्ट की लेंथ होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होती है, तो यहाँ क्रॉस बेल्ट में प्लस साइन आएगा। और ओपन बेल्ट में आपकी बेल्ट की लेंथ जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर ओपन बेल्ट के केस में प्लस की जगह माइनस आ जाए। ठीक है, माइनस आ जाए, ये इतना याद रहेगा। जी सर। ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर पहला वाला आपको समझ में आ गया ना, तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओके, ओके, तो अब आप लोग बताएं कि इसमें कोई चीज जो आपको पूछनी हो, कुछ अभी तक जिसमें आपको कोई डाउट हो, बताएं भाई। यस और नो, इसमें कोई चीज पूछनी हो, अब्दुल्ला, सर, तनवीर। हाँ। जब हम लोग बेल्ट लाने के लिए जाते हैं तो हम्म वहाँ पर तो ऐसे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होते हैं, हम्म लेकिन वो बोलते हैं कि एक
रस्सी वगैरह उसका नाप लेकर आ हाँ, जाइए, तो उस हिसाब से ये लोग कैसे मेजर करते एकदम परफेक्ट? ओके। देखिए भाई, ऐसा होता क्या है कि एज अ इंजीनियर, ठीक है ना, बात एकदम आपकी एकदम सही है, ठीक है ना, ये तो हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक, अभी हम आगे एक टॉपिक भी पढ़ेंगे सिलेबस में कि बेल्ट के साइज जो हैं, ठीक है ना, बेल्ट के साइज जो हैं वो हमें सेलेक्ट करना होता है। कहाँ से? मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग से। मैन्युफैक्चरर ने बना रखी है बेल्ट भाई, एकदम ठीक ठाक है, एकदम टिप टॉप, तो लेंथ तो हमें वो ऑलवेज कैलकुलेट करना ही होता है, ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं कि रस्सी से नाप करके ले आते हैं, तो देखिए ये जो बेल्ट आती है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान होगा कि तीन टाइप की बेल्ट होती हैं। एक होती है फ्लैट बेल्ट, ठीक है, फ्लैट बेल्ट। एक होती है ओपन, सॉरी ओपन कह रहा हूं, वी बेल्ट, ठीक है। और एक होती है आपकी क्या, राउंड बेल्ट, ठीक है, या सर्कुलर बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट। तो जो रस्सी से नाप के लाने को कहता है, ठीक है, वो और आपको एक होता है फ्लैट टाइमिंग बेल्ट, बेल्ट। हाँ टाइमिंग बेल्ट, ठीक है। वो हम उसको स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है ना, वो उसकी डिजाइनिंग थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। उसको बस लास्ट में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। बाकी हमें कोई वो उसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो उसमें इसके एक्चुअल में टीथ कटे होते हैं, उससे उस जब वो टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करें। तो फ्लैट बेल्ट में वो रफली आपको कहता है ना कि जाकर के नाप कर ले आइए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने नापा और आपके पास आया 2 मीटर, 2 मीटर की बेल्ट आई, 2 मीटर की लेंथ आई नाप करके जो आया, ठीक है। तो उसने जी आपको सर। 2 मीटर, हाँ, तो उसने करीब आपको कितना दिया, 2.1 मीटर का टुकड़ा काट के दे दिया, ठीक है। हमेशा वो ज्यादा काट के देता है, क्यों? क्योंकि जब आप बेल्ट को जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन बेल्ट होती है, मतलब खुली हुई, एक रोल देगा ना वो आपको, ठीक है। तो वो जी सर। जब आप उस पे लगाएंगे पुली पे, तो यहाँ पे पुली लगा दी, अब उसके बाद यहाँ पर आपको किसी तरीके से आप उसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो जोड़ने के कई तरीके होते हैं, सुबह क्लास में बताया था मैंने, जिसमें से एक होता है सीमेंटेड जॉइंट्स, एक होता है सिलाई कर देना, ठीक है ना, जिसे हम जैसे जूते के डोरियां बांधते हैं, शू लेसेस बांधते हैं। एक होता है कि नट बोल्ट से ही आप कस दें, फास्टनर, मतलब फास्टनर का इस्तेमाल कर दें, नट एंड बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए या फिर रिवेट्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसको कस दें, मतलब जोड़ दें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वो नापने वाला सीन होता है, ठीक है। बाकी जहां तक रही बात वी बेल्ट की, तो वी बेल्ट एक फिक्स साइज में ही आता है, ठीक है। उसमें मतलब वो, क्योंकि वो उसमें जोड़ने वाला कोई जॉइंट नहीं होता उसमें, ठीक है, जॉइंट नहीं होता, वी बेल्ट में कोई जॉइंट नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो इसके तो स्टैंडर्ड साइज आते हैं, इसको तो आपको लेना है, ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो इवन आपको अपनी मशीनरी ऐसे डिजाइन करनी है कि क्या नाम है, आपका जो वी बेल्ट है वो उसके लिए जो वी बेल्ट आपको रिक्वायर्ड है वो स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल, ठीक है। अदरवाइज आपको मैन्युफैक्चरर से स्पेशली कह करके वी बेल्ट, उस साइज की वी बेल्ट बनवानी पड़ेगी, ठीक है। राउंड बेल्ट में भी आपको करना क्या होता है कि, सॉरी, सर्कुलर या राउंड बेल्ट जो होती है उसमें भी आपको ये होता है, क्या नाम है, ज्वाइंट दे सकते हैं, उसमें ज्वाइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक्स्ट्रा वो रहता है, एक्स्ट्रा लेंथ आप लेकर के आते हैं और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का, इस वजह से वो धागे से नाप के कहने को कहता है, ठीक है। बट वो लेमैन तरीका है, ठीक है, वो लेमैन तरीका है, वो इंजीनियर्स के लिए नहीं है भाई। आप इंजीनियर जी जी आदमी हैं, सर। तो आप पूरा डिजाइन करके लेके जाएंगे, ऐसे रस्सी धागे से नापेंगे तो फिर तो नहीं। ठीक है। एक वो तो जिन लोगों को मतलब टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। आप इंजीनियर हैं, 1 साल बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, तो आप टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। ईशन। ओके,
तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। 35 पे आते हैं और फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट 35 वी विल स्टार्ट, ठीक है।
ओके, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस जो बेल्ट की एनालिसिस है ये कितना पावर ट्रांसमिट कर पाएगी कोई बेल्ट, और इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर आप बात करें कि कोई भी बेल्ट अगर आप बात करें तो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है ना, कि उस पे एक पुली है, एक पुली है जो कि रोटेट कर रही है, जो कि रोटेट कर रही है, एंड उस पे एक बेल्ट जो है वो रैप्ड है। ठीक है ना, और उसका एंगल ऑफ रैप कितना है, अल्फा है। ठीक है ना, लेट्स से दैट एंगल ऑफ रैप इज अल्फा। हेलो, हेलो, तो एंगल ऑफ रैप जो है वो अल्फा है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि दो साइड्स होती हैं, एक स्लैक साइड होती है और एक टाइट साइड होती है। तो टाइट साइड में टेंशन ज्यादा होती है और स्लैक साइड में टेंशन कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा कि एक साइड टाइट साइड होगी और एक साइड स्लैक साइड होगी। ठीक है, तो लेटेस्ट से कोई भी, अभी हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी साइड कौन सी है। ठीक है ना, तो बस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली इधर एक टेंशन, अलग अलग टेंशन है, तो इधर P2 है और इधर P1 है एक तरफ। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग टेंशन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बेल्ट है इसका कुछ मास होगा। ठीक है ना, इसका कुछ मास होगा, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो बेल्ट में टेंशन है टाइट साइड में है वो P1 ले रखा है हमने, और स्लैक साइड में या लूज साइड में जो है वो टेंशन P2 है। ठीक है, और बेल्ट का जो मास है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर बेल्ट का मास कितना है, m। ठीक है, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 2 मीटर का कितना हो जाएगा भाई, हाँ 2m, 2m। 3 मीटर का कितना हो जाएगा, 3m। ठीक है, इसी तरीके से 2.5 का 2.5m। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट इज गिवन एज m, m kg/मीटर। और मान लीजिए कि वेलोसिटी हमने मान ली कि v मीटर पर सेकंड है, v मीटर पर सेकंड है, v मीटर्स पर सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज f एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ रैप। ठीक है, एंगल ऑफ रैप। ठीक, ये एंगल ऑफ रैप हो गया। अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई बताइए। जैसे बाकी सारी प्रॉब्लम्स करते हैं, इस पूरी बेल्ट के लिए, इतना रैप के लिए हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ये। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एंगल फाई पे बीच में से एक एंगल, छोटे से एंगल D5 पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, इस पुली का रेडियस r है, तो ये जो एलिमेंट है स्मॉल इनफिनिटेसिमल या डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी होगी, dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हाँ r d5, r d5 यही तो होगा या कुछ और होगा, बताएं भाई। मुअज्जम, तनवीर, अब्दुल्ला। जी सर यही होगा, ठीक है, रेडियस। हाँ रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, तो ये हो गया dl इंटू r5। तो इस बेल्ट का, इस छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका मास कितना होगा, dm, इसका मास कितना होगा,
क्या होगा भाई, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dl। तो ये क्या हो गया भाई, एम आर डी फाइव, एम आर डी फाइव। तो ये हो गया हमारा मास इस एलिमेंट का, ठीक है, इस एलिमेंट का, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इस एलिमेंट पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, इस एलिमेंट पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट के फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। तो पहली चीज, कोई भी चीज हो वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। और वो फोर्स कितना होता है, मास टाइम मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दूसरा क्या फोर्स लग रहा है भाई, ये बेल्ट जो है इस पुली के साथ कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और हमने मान लिया कि वो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, डी एन, डी एन, स्मॉल डी एन, ठीक है ना, स्मॉल डी एन। तो ये स्मॉल डी एन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बेल्ट के ऊपर, इस डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। नाउ अब ये बेल्ट जो है वो पुली पे मूव कर रही है, ठीक है ना, पुली पे मूव कर रही है। तो ये हमने इसका रोटेशन डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखाया है, ठीक है, मतलब बेल्ट इस तरफ मूव कर रही है, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा भाई, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। और वो फोर्स क्या होगा, म्यू टाइम्स एन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि अपोजिट टू दी मोशन लगेगा, अपोजिट टू दी मोशन लगेगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, ये तो इधर लग रहे हैं भाई। इसके अलावा हमने कहा था ना कि इधर टेंशन कुछ लग रहा है, इधर टेंशन कुछ लग रहा है, तो सेम चीज यहां पर भी होगा कि मान लिया इस तरफ जो है टेंशन P है, तो इधर टेंशन कितना हो गया, P प्लस dp, ठीक है ना, मतलब चेंज दिखा दिया हमने, चेंज दिखा दिया, ठीक है, चेंज दिखा दिया। और अगर हम बाय ज्योमेट्री देखें, बाय ज्योमेट्री देखें तो ये एंगल अगर आपका कितना है, d5 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, d5/2। ये बाय ज्योमेट्री आप प्रूफ कर सकते हैं, ये बाय ज्योमेट्री आप प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल जो है वो d5 है, तो ये वाला एंगल d5/2 होगा, और ये वाला एंगल भी d5/2 ही होगा, ठीक है, 2 ही होगा, ठीक। तो देखिए अब हमने एक्सिस जो है डिसाइड कर ली है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला फोर्स जो है पी जो है, इसको हम इधर रिजॉल्व कर सकते हैं, पी इंटू कॉस d5/2, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, P साइन d5/2, ठीक है। इसी तरीके से इसका, इस वाले का वर्ट हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा, P प्लस dp इंटू कॉस d5/2, d5/2। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा क्या, P प्लस dp इंटू साइन d5/2। यही होगा, यस और नो, हाँ, या यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया सर। यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताइए, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ कॉस से, डी, कॉस d/2 अपॉन ऊपर, ऊपर है ना सर। अच्छा ये यहाँ से समझ में नहीं आया। देखिए असल में हम क्या करते हैं कि हमारी आदत क्या है शुरू से, परपेंडिकुलर एक्सिस में काम करने की ना, कार्टेशियन एक्सिस में काम करने की आदत है, ठीक है, कार्टेशियन एक्सिस में काम करने की आदत है, ठीक है। कार्टेशियन एक्सिस कौन सी है, ये वाली, y और x एक्सिस, ठीक है।
ठीक। लेकिन हमारा ये जो, तो हम क्या करेंगे कि हम अभी भी वही काम करेंगे कि हम इसी एक्सिस में, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्या कर रहे हैं कि ये हमारा जो ये वाला जो पी है, फोर्स जो है, टेंशन इस तरफ पी है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये नहीं, क्या नाम है, ये थीटा होता, ठीक है, d5/2 ना होता, थीटा होता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है कि ये एक एक्सिस है आपकी, यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और ये एक थीटा एंगल पे है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या होगा वो, F sin थीटा, F sin थीटा, यही तो होगा। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी 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 सर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमने यहां पर भी वही काम किया है, यहां पर भी हमने वही काम किया है। क्या किया है कि ये फोर्स या टेंशन है हमारी P, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लिया, वो क्या हो गया, P इंटू कॉस ऑफ एंगल क्या है भाई, d5/2, d5/2, d5/2। एक मिनट वेट करें आप लोग, किसका लेकर आते हैं भाई, एक पहला क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर, तो ये इसका एक कंपोनेंट आ गया क्या, P cos d5/2, एंगल हमारा d5/2 था, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा क्या, P इंटू साइन d5/2, d5/2, ठीक है। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब यही काम हमने यहां पर किया है, इस वाले फोर्स के लिए किया। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स का ठीक है ना, तो फोर्स हमारा कितना है, P P प्लस प्लस डी पी कॉस dp cos बाय d5/2, 2, और इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, P प्लस डी पी साइन हाँ, d5/2। P प्लस dp इंटू साइन d5/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? जी ठीक, सर। बहुत अच्छे। अब देखिए यहां पर एक काम करते हैं, क्या, जो पहले अजम्पशन माना था, जो पहले अजम्पशन माना था हमने, क्या, कि फाई, ये जो, अगर बीटा जो है वो बहुत छोटा हुआ तो साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यस यहां सर। पर भी, हाँ, यहां पर भी हम वही अजम्पशन मानेंगे, क्या, कि d5 जो है हमारा बहुत छोटा है, ठीक है, d5 की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, तो साइन d5/2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, d5/2 के बराबर, d5/2 के बराबर, ठीक है। तो वो आप, तो साइन d5/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन d5/2 को आप लिख सकते हैं क्या, d5/2, सॉरी, d5/2, और cos d5/2 को क्या लिख सकते हैं, cos d5/2 को क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, मतलब जीरो के पास में, जीरो के पास में, और जीरो, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, 1, ठीक। तो ये दो अजम्पशंस लगाएंगे हम अभी, ठीक है, दो अजम्पशंस हम लगाएंगे यहाँ पर, क्या, इस साइन डी, जो एंगल हमने एज्यूम किया वो बहुत छोटा है, तो हमने साइन d5/2 को
d5/2 कंसिडर कर लिया और cos d5/2 को हमने 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये बात आ रही समझ में? यस और यस नो? सर। हाँ, बहुत अच्छे। अब देखिए, तो इसको अब हम चेंज कर सकते हैं। क्या? cos d5/2 की जगह 1 ही लिख दीजिए, cos d5/2 की जगह 1 लिख दीजिए। यहां पर sin d5/2 की जगह सिर्फ d5/2 लिख दीजिए, d5/2 लिख, यहां पर भी आप d5/2 लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई यहां तक? यस सर। ठीक है, एक मिनट। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, एक चीज हमने कंसिडर की थी कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इसको बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन भाई? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास कितना आया था भाई हमारा उस एलिमेंट का? डीएम था, डीएम। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सीपी इज इक्वल टू मास कितना है? डीएम। और ये किसके बराबर है? एम आर डी फाइव। ये तो मास हो गया भाई, ठीक है, उस एलिमेंट का, इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अगर आपको याद हो कि सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? यहां पर अगर वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² अपॉन r। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? v, तो v का स्क्वायर अपॉन रेडियस r, तो r से r कैंसिल हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आया हमारे पास mv² d5, mv² अपॉन इंटू d5। तो हमने यहाँ पर वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? इतनी बात समझ में आई? यस। ओके, अब देखिए इतना काम हो गया, अब क्या बचा? हाँ, बताइए, अब कुछ बचा इसमें? अब कुछ नहीं बचा भाई, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या? सारे फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उसको आप क्या कर दीजिए? 0 के बराबर। ठीक है, ठीक। और इसी तरीके से जितने फोर्सेस वाई डायरेक्शन में हैं उनको एक साथ जोड़ करके 0 कर दीजिए, मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन ले आइए, इक्विलिब्रियम सिचुएशन ले आइए। ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो करके देखें भाई, एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखें और इक्वेशन लिख के बताएं। पहले आप समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखिए और बताइए क्या आया आपका इक्वेशन। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में जितने, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं सबका समीशन करिए और बताइए कि क्या आया। आई गिव यू 2-3 मिनट्स। ठीक है, बताइए, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके बताइए।
समीशन एफ एक्स पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन टू सर। कितना आया? P is equal to dp upon 2. P is equal to dp upon 2. ओके, समेशन dp अपॉन 2 कैसे आया आपका? वो असाइनमेंट ऐसे मैकेनिकल कौन सा असाइनमेंट है? यस, मैं तो ऐसे में कोई क्लास भी नहीं ले रहा ना, इस साल थोड़ी, आपको वो सेमेस्टर एंड हो गया ना, तो रिजल्ट आ गया। क्या बताया आपने, फिर से बताइए। P is equal to dp upon 2 सर। P इज इक्वल टू dp अपॉन 2, कैसे भाई? चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ट्राई करते हैं। समेशन एफ एक्स, ठीक है, तो समेशन एफ एक्स में देखें कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ये इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है P, और इसका एक कंपोनेंट लग रहा है P प्लस DP, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इधर पॉजिटिव मान लेते हैं तो हाँ इधर सर, ऑब्वियस सी बात है minus नहीं। नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? यस, एक ये फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव। तो आइए भाई करके देखते हैं। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करिए जरा, तो क्या आया? P प्लस क्या है? एफ डी एन फ्रिक्शनल फोर्स माइनस P माइनस डी पी इज इक्वल टू 0, ठीक है, खत्म, ठीक। तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी एन, ठीक है, और डी एन इज इक्वल टू डी पी अपॉन एफ, ये चीज आई, ठीक है। आ रही बात समझ में? आया कि नहीं आया ये बात समझ में? हाँ, नो, मौजम नहीं आया समझ में? हाँ, नहीं सर। नहीं आया। देखिए ये बात तो समझ में आई ना कि हमने इसको पॉजिटिव माना है और ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो जी जी फ्रिक्शनल सर, फोर्स ये भी इसी डायरेक्शन है। हाँ माइनस ही पूरा हो जाएगा तो ब्रैकेट में जो है वो भी अंदर माइनस, तो फिर माइनस हाँ, और प्लस पी ठीक है, कर तो दिया। वो उससे कैंसिल हो गया, तो ये डीपी उधर चला गया, ठीक है, और बचा क्या? डीपी इज इक्वल टू एफ डी एन और डी एन इज इक्वल टू डीपी अपॉन एफ, ठीक है। तो ये हो गई एक इक्वेशन, इसको याद रखिए। अब यही काम हम करते हैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके देख। तो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, डी एन इज इक्वल टू डी पी अपॉन एफ, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ ओके, सॉरी, अब बात करते हैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो पहले वाई डायरेक्शन में फोर्सेस देखते हैं और डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो ऊपर की तरफ हम कुछ भी मान सकते हैं, आप ऊपर की तरफ चाहे पॉजिटिव मान लें चाहे नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लें, हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा? हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स, ये वाला फोर्स लग रहा है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और एक क्या लग रहा है? ये पी डी फाइव बाई टू और एक पी प्लस डी पी फाइव बाई टू, ठीक है, पी प्लस डी पी फाइव बाई टू ये लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन देख लें, ये पी डी फाइव बाई टू और पी प्लस डी पी इंटू डी फाइव बाई टू,
जो दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, नीचे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है ना। तो mv² d phi प्लस dn माइनस, अब बाकी क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो p d phi बाई 2 माइनस p d phi बाई 2 p प्लस dp into d phi बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब इसको रिजॉल्व करते हैं भाई। तो mv² d phi प्लस dn माइनस p d phi बाई 2 माइनस p d phi बाई 2 माइनस dp d phi बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखिए, 0.1 इंटू 0.1 क्या हो गया भाई? 0.001, ठीक है। और यही करूं 0.01 इंटू 0.01 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.0000 कितना हो गया? 0.1, ठीक है। तो जितनी छोटी क्वांटिटी होगी, अगर दो छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका प्रोडक्ट और छोटा होता चला जाएगा। तो यहां पर भी वही चीज है कि डीपी भी छोटा है, बहुत छोटा है, और डी फाई तो छोटा है ही, ठीक है ना। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो और छोटा आएगा, और छोटा आएगा, ठीक है। तो वी कैन निग्लेक्ट दीज टू, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लेक्ट, ठीक है, या 0 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है, निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल डिफरेंशियल क्वांटिटीज, तो इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो ये हम 0 कर सकते हैं, ठीक। अब बची हमारे पास ये इक्वेशन 0। तो mv² d phi इंटू dn इज इक्वल टू माइनस p d phi बाई 2 माइनस p d phi बाई 2। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये माइनस p d phi हो जाएगा, ठीक है ना, p d phi यस हो सर। जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? dn हमने यहां से निकाल लिया था समेशन x इज इक्वल टू 0 से, समेशन fx इज इक्वल टू 0 से। तो dn हम यहां रख देते हैं वापस से, ठीक है। dn हम यहां वापस से रख देते हैं इसके टर्म्स में, dp के टर्म्स में, dp अपॉन क्या? f, ठीक है, माइनस क्या था? dp p p d phi, हाँ ठीक, माइनस p d phi, ठीक है, d phi। अब देखिए, अब करना कुछ नहीं है, इसको रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो dp को हम यहां ऐसे लिख लेते हैं, dp अपॉन f इज इक्वल टू p d phi को उधर ले चलते हैं, mv² d phi को उधर ले चलते हैं, तो mv p माइनस mv² इंटू डी फाई, ठीक है, डी फाई। और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f, ठीक है। तो dp इज इक्वल टू f इंटू p माइनस mv² डी फाई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखने वाली चीजें क्या हुआ बताइए, क्लास चल रही है अभी, क्लास के बाद ही बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो डीपी ये रीअरेंज करके जैसे लिखा है, ये बात समझ में आई कैसे किया है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नहीं सर। नहीं ना। अब देखिए, अब आपको तो ये पता है कि
इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास दो चीजें वेरी कर रही हैं। क्या? एक ये एंगल वेरी कर रहा है, ठीक है, एंगल वेरी करेगा, और दूसरा क्या है? टेंशन अलोंग दी बेल्ट, टेंशन अलोंग दी बेल्ट, दैट इज पी, ठीक है, पी। बाकी ये एफ, एम और वी ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब कांस्टेंट, ठीक है, ठीक। तो अब इसको रीअरेंज करें भाई, तो डीपी अपॉन पी एम, सॉरी पी माइनस एम वी स्क्वायर, पी माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी फाइव, एफ डी फाइव, ठीक है, एफ डी फाइव, एफ डी फाइव। चाय का क्या हिसाब, चलिए बताते हैं, अदरवाइज से बात करिए। एफ डी फाइव तो क्या कह रहे हैं? अच्छा, ओके, ठीक है। वॉलेट में लाया मुझे। ठीक, हेलो, ठीक है, ठीक। तो ये है आपका, ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसको चाहें तो, अब इसको क्या करेंगे, इसके आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड को हम p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड को हम फाई के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो याद होगा आपको dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x, ln x, ठीक है, ठीक। और इसी तरीके से dx अपॉन x माइनस a, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x माइनस a, ln x माइनस a, ठीक है। ये चीज हम लोग, यही फॉर्मूला, तो ये वाली जो क्वांटिटी दिख रही है ये dp अपॉन एम वी पी माइनस एम वी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे ln p माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक? यहां से P2 से लेकर के P1 तक, P2 से लेकर के P1 तक, तो P2 से लेकर के P1 तक, P1 तक, ठीक है, क्योंकि यहां पे टेंशन कितनी है? P2, और यहां पे टेंशन कितनी है? P1, ठीक है। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एंगल कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? जीरो से लेकर के कहां तक? जीरो से लेकर के अल्फा तक, जीरो से लेकर के अल्फा तक, जीरो से लेकर के अल्फा तक, ठीक है, अल्फा तक। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल था, ये तो इनडेफिनेट था, ठीक है। तो इसको आप चाहें और अच्छे से लिखना चाहें, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहें, तो x1 x2 कर लें, तो ये हो जाएगा आपका क्या? x, सॉरी, x2 x1 x x1 माइनस a अपॉन x2 माइनस a, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ln p1 माइनस m v स्क्वायर अपॉन p2 माइनस m v स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू अल्फा, f इंटू अल्फा, ठीक है, f इंटू अल्फा। और आप इस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? P1 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 माइनस एम बी स्क्वायर
अपॉन P2 माइनस mv² इज इक्वल टू, जब ln हटाया तो क्या आ गया भाई, e रेज टू द पावर f अल्फा, e रेज टू द पावर f अल्फा, ठीक है, e रेज टू द पावर f अल्फा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई, ठीक है। तो P1 और P2 में रिलेशन पता लग गया, ठीक है, P1 और P2 में रिलेशन पता लग गया। ये बात यहाँ तक आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताएं भाई, यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि भारी भरकम, बहुत भारी भरकम, हाँ, मुअज्जम, तनवीर, कुछ ऐसा जो ना समझ में आओ? अंडरस्टूड सर। सही, ठीक है। अब ये जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, ये सब वही अभी तक जो हमने किया है वो सारा वही डिराइव किया है, ठीक है ना। लास्ट में ये रिलेशन हमको मिल गया एफ अल्फा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमने वी बेल्ट के लिए निकालना था। वी बेल्ट के लिए तो आपको मैं एज एन असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, और नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिएगा। जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका फाइनल रिजल्ट में कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ एक चीज की बात आती है, वो ये होता है कि जो एफ अल्फा होता है, जो ऊपर ई की पावर एफ अल्फा था, वो यहां पर एफ अल्फा बाय साइन थीटा बाय 2 से रिप्लेस हो जाता है। तो एफ अल्फा की जगह आप एफ अल्फा बाय साइन थीटा बाय 2 लिखेंगे। ये है क्या असल में, तो ये थीटा है असल में, ये आपका बेल्ट का एंगल है, बेल्ट का एंगल है, ठीक है। तो अगर ये वी बेल्ट है आपकी, तो ये थीटा क्या है, ये वाला एंगल जो कहलाएगा थीटा, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो थीटा बाई 2, और इधर का जो एंगल होगा वो थीटा बाई 2। बस, बाकी कोई फर्क नहीं आता, रिलेशन में सेम रिलेशन रहता है, सेम रिलेशन रहता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। नाउ वन लास्ट थिंग, या आज के लिए इतना ही रखें, चलिए ठीक है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर जो है हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल डू दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया, ठीक थैंक है, यू सर। ठीक है। सर ये वाली वीडियो प्लीज आप उससे ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। आप ग्रुप, हाँ, क्लासरूम पे है ना, क्लासरूम पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। यस सर, वो देख लें तो जरा दोबारा अच्छी समझ में आ जाती है। ठीक, ठीक है, यस। ओके, थैंक यू एवरीवन, ठीक है।